हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो मानव भूगोल है वो इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। यह भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है, जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि मानव भूगोल क्या है और इसमें किन किन विषयों के अध्ययन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये मानव भूगोल के बारे में कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने हमने ये परिभाषाएं ली हुई हैं, तो देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले लिखा है मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल क्या करता है? भौतिक भूगोल यानी इसमें जलवायु, मृदाएं, जल, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, इसके अलावा इसमें किसी भी महासागरीय क्षेत्र और प्राणी जात और वनस्पतियां, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और साथ में मानवीय जगत से तात्पर्य है कि मानव ने जिन जिन भूदृश्यों का निर्माण किया हुआ है अपने क्रियाकलापों द्वारा, जिसमें नगर, गांव, सड़कें, इसके अलावा वहाँ पर जो रेखा जाल बना हुआ है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और हम इस परिभाषा में देखेंगे कि मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम जानेंगे कि जो मानवीय परिघटनाएं हैं, मानवीय परिघटनाओं में जैसे पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, यानी जहाँ पर धरातल है वहाँ पर मानव ने अपना निवास बनाया है। तो इस धरातल पर जो मानव ने अपने घर बनाए हैं, नगर बनाए हैं और उद्योग स्थापित किए हैं, साथ में जो रोड नेटवर्क्स बनाए हैं, तो इन सब परिघटनाओं के होने के पीछे क्या कारण है और वो कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और उनके घटित होने के कारण, यानी उन मानवीय जो परिघटनाएं हैं, जैसे गांव क्यों बसे, नगर क्यों बसे हैं, रोड नेटवर्क्स क्यों बनाने पड़े, और यदि बनाने पड़े हैं तो वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, इन सब के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करता है मानव भूगोल। और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी विश्व में जो सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करता है कि मानव ने सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किस तरह किया, क्या इन सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में स्थान विशेष का कोई योगदान रहा है, उसके बारे में अध्ययन करता है। और साथ साथ में जो आर्थिक क्रियाकलाप में जो प्राइमरी सेक्टर्स के, सेकेंडरी सेक्टर के, टर्सरी सेक्टर्स के, ये सब जो क्रियाकलाप मानव ने विकसित किए हैं, इनके बनने के पीछे धरातल का या वहाँ के वातावरण का कितना योगदान रहा है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करता है। ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं, इसे एंड्रयू जे लिविंगस्टोन एवं अन्य ने 1996 में दिया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मानव भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए और उनकी द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। इसमें दिया है मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेडजेल ये कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों, यानी पृथ्वी पर जो अलग अलग जगहों पर मानव समाज प्राचीन काल से अब तक चले आ रहे हैं, उन्होंने धरातल के साथ जो संबंध स्थापित किया है। यानी धरातल से तात्पर्य है वहाँ की जो भूआकृतियाँ हैं, वहाँ का जो जलवायु क्षेत्र है, वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं और वहाँ का जो पूरा वातावरण है, उनके साथ कैसे संबंध स्थापित किए हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें ये भी शामिल है कि मानव जो समाज है वो प्रकृति को किस रूप में प्रभावित करता है और उससे किस रूप में प्रभावित होता है। इन सब का पूरा इंटरडिपेंडेंट अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल ये कहना चाहते हैं।
अगली परिभाषाओं के बारे में हम देखेंगे कि एलन सी सैम्पल ने क्या कहा है। एलन सी सैम्पल ने ये कहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें एलन सी सैम्पल ये कहना चाहती हैं कि जो अस्थिर पृथ्वी है, यानी हमारी पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं रही है। एक तो ये अपने एक्सिस पर घूमती रही है लगातार, और इसके साथ साथ इस पर जो धरातल हैं उन धरातल पर भी बहुत सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। कहीं पर वो धीरे धीरे होते हैं, कहीं पर वो तेजी से घटित होते हैं। तो इस जो अस्थिर पृथ्वी है ये समय के साथ बदलती रहती है। इस पर जो मानव रहता है वो मानव बहुत ही क्रियाशील है। उसने अपने बहुत सारे क्रियाकलापों द्वारा बहुत से ऐसी चीज़ें विकसित की हैं जो उसके विकास के लिए बहुत दूरगामी परिणाम साबित हुए हैं। तो मानव भूगोल क्या कहता है कि ये अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन रहा है। यानी इसमें ये बताया जाता है कि जब हम प्राचीन काल में मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध अलग तरह के थे, अब के समय में मानव ज़्यादातर अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से बहुत सारे क्रियाकलाप बहुत तेज़ी से करता है। तो इनके जो बदलते हुए संबंध हैं इसके बारे में मानव भूगोल विस्तार से क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करता है। और पॉल वाइडरली ब्लास ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को निश्चित करने वाले बल भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। पॉल वाइडरली ब्लास एक महान मानव भूगोलवेत्ता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं, भौतिक नियम में जैसे किसी स्थान पर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ के जो धरातल हैं और वहाँ का जो जलीय क्षेत्र है, ये सब हमारे प्राकृतिक क्षेत्र हैं। ये अपने अपने अनुसार वहाँ पर विकसित होते हैं तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य, यहाँ पर वो जीवों से तात्पर्य जो जीव जंतु हैं साथ में मानव भी हैं, इनके मध्य जो संबंध हैं वो अधिक संश्लेषित ज्ञान को प्रदान करने वाला है। यानी बहुत ही विस्तृत ज्ञान प्रदान करने वाला है कि वहाँ का जो जीव जंतु है, वो वहाँ का जो धरातल है, वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है और किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित भी करता है और एक दूसरे को नियंत्रित करता है। इसके बारे में मानव भूगोल के बारे में पॉल वाइडरली ब्लास कहते हैं। हम आगे जानेंगे कि जो भौतिक और मानवीय परिघटनाएं हैं वो मानव भूगोल में कई बार उससे मानव शरीर के अलग अलग अंगों के रूप में दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो पृथ्वी के रूप, कई बार कहा जाता है कि पृथ्वी के रूप जैसा कोई दृश्य नज़र आ रहा है। तो पृथ्वी के रूप हो गया, या तूफान की आँख। तूफान की आँख से तात्पर्य है कि जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आगे बढ़ते हैं तो उनके जो चक्रीय केंद्र बिंदु होता है उसे आँख की उपमा दी जाती है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही एक केंद्रीय क्षेत्र होता है जो मानव की आँख के रूप में उसे कहा जाता है। इसके अलावा नदी के मुख, नदी का जो मुख है वो बहुत ही क्रियाशील होता है। कहीं पर भी यदि मार्ग बना रही हो तो नदी के मुख बहुत ही एक्टिव के रूप में भूमिका निभाते हैं। और हिम नदी के प्रोथ या नासिका, जो हिम क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो हिम नदियाँ बनती हैं वो धीरे धीरे अपने मार्ग को एक यू आकार की घाटी के रूप में बनाते हैं। तो वहाँ पर वो लगभग जो उनका मुख्य क्षेत्र होता है वहाँ पर वो कहा जाता है कि मानव की नासिका जैसा उनका अग्रभाग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पर हिम नदी को की नासिका के रूप में भी नाम से बोला जाता है। और आगे है जल डमरू मध्य की ग्रीवा। कहीं पर भी जल डमरू मध्य है तो उसकी ग्रीवा बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है मानव के क्रियाकलापों के लिए। तो कहा जाता है कि जल डमरू मध्य की ये ग्रीवा बहुत उपयोगी है और उसे जल डमरू मध्य की ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मृदा की परिच्छेदिका। मृदा की परिच्छेदिका से तात्पर्य है कि एक जो मिट्टी की लेयर होती है उसकी जो मोटाई होती है उसमें अलग अलग लेयर की हमें
मिट्टियाँ नज़र आती हैं, उनकी अलग अलग परतें होती हैं, तो उसे मृदा की परिच्छेदिका के रूप में कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रदेश हैं, गांव हैं, नगर हैं, उनको एक जीव के रूप में वर्णन किया जाता है कि जैसे कोई गांव है, वो कब जन्म लिया, फिर उसका विकास कैसे हुआ, फिर आगे जाकर के वो कितना विकास करता है, फिर अंत में जाकर के वो कैसे धीरे धीरे अपने क्रमिक ह्रास की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो एक जीव के रूप में धीरे धीरे विकसित होता है, तो उसे भी एक जीव के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अब आगे मूल प्रश्न ये है कि हम मानव और प्रकृति को अलग अलग कैसे देख सकते हैं, जबकि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु ये है कि प्रकृति और मानव के बीच की जो अंतर संबंध है उसको ये बहुत ही विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करता है। अगले हम देखेंगे, आगे अभी जानेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। ठीक है, अब हम मानव भूगोल के 3 मूल संकल्पनाओं के बारे में जानेंगे कि इसके माध्यम से किस तरह की बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले ये है कि मानव का प्राकृतिकरण, जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना गया। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण करने वाली जो बात है वो संभववाद के नाम से जाना गया। तीसरा, रुको और जाओ निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना गया। महत्वपूर्ण ये है कि मानव ने जब से अपने घर बना करके एक व्यवस्थित तरीके से रहना शुरू किया और खेती करना शुरू किया, उस आदिम मानव समाज से अब तक उसने जितने भी प्रगति की है वो लगातार बदलती रही हैं और विकसित होती रही हैं। तो क्या मनुष्य क्या करता है, अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण के जो तत्व हैं उनमें लगातार बदलता रहता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि वो किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से वो क्या उत्पादन करता है और क्या बदलाव लाता है। ठीक है, तो इसमें हम ये जानेंगे कि प्रौद्योगिकी किसी भी मानव के विकास या मानव के समाज जो हैं उनके विकास के स्तर का सूचक होता है। तो टेक्नोलॉजी ही रही है जो लगातार बदलती रही है। अब हम बात करेंगे जो पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या कहा गया। इस पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं वो फ्रेडरिक रैटजेल और एलन सी सैनपुल। इन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद के माध्यम से लोगों को ये बताया कि प्रकृति ही सारे नियमों को तय करती है, हमें उन नियमों के अनुसार चलना होगा और वही हमें विकास के अवसर प्रदान करती है। उनका ये मानना था कि प्राचीन काल से अब तक मानव उसी प्रकृति के बीच में रहता आया है और उसी प्रकृति के अनुसार अपने जीवन यापन को करता रहता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि मानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां हैं वो मनुष्य के अन्योन्य क्रिया के द्वारा वो उत्पन्न होती हैं और मानव उसी में अपने सारे क्रियाकलाप करता रहता है। और उन्होंने ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसमें ये कहा जाता है कि प्रकृति ही मानव के लिए रहने की योग्य धरातल प्रदान करती है। मानव ही ये प्रकृति ही ये तय करती है कि मनुष्य या जीव जंतु क्या खाएंगे, किस तरह के पर्यावरण में रहेंगे, कौन सी चीज़ें का वो अपने विकास के लिए उपयोग में ले आए हैं। तो इसमें ये ज़्यादातर बात ये कहेगी कि जो प्रकृति है वही सर्वशक्तिशाली है और वही मनुष्य के लिए सारे नियमों को प्रदान करती है। यानी प्रकृति ही जलवायु का निर्माण किया है, प्रकृति ने ही महासागरों का निर्माण किया है, प्रकृति ही पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है और प्रकृति ही मानव या जीव जंतुओं को अलग अलग विकास के अवसर प्रदान करती रही है। ठीक है, और इसमें ये बातें कही गई हैं। फिर क्या हुआ, आगे चल करके जैसे जैसे मानव ने अपना विकास और किया, लगभग 200 साल या जो औद्योगिक क्रांति थी उसके बाद से मानव क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्रौद्योगिकी विकसित की जिससे उससे लगा कि नहीं, हम प्रकृति के बीच में कुछ ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं, अपने अनुसार कुछ ऐसी संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं जो हमारे पूरे पृथ्वी पर जो फैली हुई दशाएं हैं उनमें हम अपना
बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। तो अगले जो संभववाद के नाम से हम इस संकल्पना में जानेंगे कि इसमें कहा गया है कि प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। इसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। संभववाद के जो प्रवर्तक रहे हैं, भूगोलवेत्ता रहे हैं, वो पॉल वाइलर डी ब्लास हैं। इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि अब वो समय बदल गया है जब आदिम मानव समाज जंगलों के आसपास या जंगलों में रहा करता था। अब वो उन जंगलों से हट करके धरातलीय जो मैदान हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अनेक अपने क्रियाकलापों के द्वारा संभावनाओं को जन्म दिया है। इसमें ये कहा गया है कि प्रकृति का मानवीकरण किया जा सकता है, यानी हम प्रकृति में हर उस काम के लिए संभावना उत्पन्न कर सकते हैं जो मानव के हित में है या मानव के उपयोग में आ सकता है। तो संभववाद में कहा गया है कि प्रकृति हमें हर जगह संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटी प्रदान करती है। हम उस जगह जा करके वहाँ पर रहने योग्य साधन उत्पन्न कर सकते हैं। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मानव भूगोल के माध्यम से कि प्रकृति में बहुत संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं का मनुष्य ही तय करेगा कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से विकास किए जा सकते हैं। तो इस तरह से इनके अनुसार हर जगह पूरे पृथ्वी पर संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। हम चाहे जिस भी संसाधन का उपयोग जितना करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से ये संभववाद के नाम से जाना गया। अब हम बात करेंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम औद्योगिक क्रांति और उसके बाद फिर जो विकसित देशों ने जो तरीके अपनाए अंधाधुंध प्रगति करने का, जो कि एक निश्चित संसाधनों को लगातार उपयोग करते रहने से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो अब परिणाम ये निकला कि नहीं, ऐसा है कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है वो भी हमारे पूरी पृथ्वी पर पूरी तरह से अब नहीं है। संभववाद की जो विचारधारा है वो भी अब हमारे पर्यावरण के ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं होती है। और इन सब से जो इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, उन्होंने ये रुको और जाओ निश्चयवाद के रूप में ग्रिफिथ टेलर ने दिया। तो हम बात करेंगे, ग्रिफिथ टेलर ने इन दोनों जो संकल्पनाएं हैं, इन दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास किया। और वो कहते हैं कि हमारे प्रकृति में रुको और जाओ निश्चयवाद की स्थिति है, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से तीसरी संकल्पना जानी गई, जिसे ग्रिफिथ टेलर कहते हैं। इस पर्यावरणीय निश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर ये कहने का प्रयास किया कि हमारे प्रकृति में न तो पूरी तरह से पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति है और न ही पूरी तरह से संभववाद की स्थिति है, यानी न तो पूरी तरह से अब हमारे प्रकृति मानव को नियंत्रित कर पाई है और न ही मानव प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाया है। अब हमें करना चाहिए कि जो प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम प्रौद्योगिकी की सहायता से जान करके जो सतत विकास की संभावनाएं हैं उसको बनाए रखते हुए हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि हमें प्रकृति के कुछ ऐसे संकेत हैं, उन संकेतों को समझते हुए और उनके अनुसार अपने क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे नगरों में ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उस ट्रैफिक लाइट्स में लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती होती है। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर यदि प्रकृति में ये संकेत होता है कि लाल बत्ती की जैसी स्थिति है कि एकदम से रुक जाओ, वहाँ पर कोई विकास न करो, तो हमें वहाँ पर रुकना चाहिए और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि वो प्रकृति हमें पीली बत्ती के रूप में तैयार होने के लिए कुछ संकेत न दे। जब वो संकेत दे देती है तब हमें अपनी तकनीकों को उपयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर जैसे ही प्रकृति हमें ग्रीन संकेत दे, हरी संकेत दे कि अब हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना है, तब हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस तरह से ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद के रूप में ये संकल्पना दी कि
प्रकृति हमारे लिए बिल्कुल रुकावट नहीं है, बल्कि वो अपने कुछ नियमों के द्वारा हमें विकास के अलग अलग चरण आगे बढ़ाने के लिए कुछ तरीके बताती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये 3 परिभाषाएं या संकल्पनाएं हमारे सामने आई हैं। अब हम आगे देखेंगे कि मानव भूगोल में किस किस तरह के विषय क्षेत्र आते हैं। अब हम जानेंगे कि इन 3 संकल्पनाओं के बाद भी मानव भूगोल में कई संकल्पनाएं और आई जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो उसके बाद आया कि मात्रात्मक क्रांति आई। मात्रात्मक क्रांति में ये तय किया गया कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उन सबका हम गणितीय नियमों के आधार पर क्षेत्र के संबंध में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये मात्रात्मक क्रांति भी लंबे समय तक नहीं रही। फिर उसके बाद आया कल्याणपरक या मानवतावादी भूगोल। इसमें मानव के जो सामाजिक कल्याण के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका अध्ययन किया जाने लगा। उनका अध्ययन कि ये जो मानव समाज है जहाँ पर वो बसा हुआ है उसका क्षेत्र के विषय में या क्षेत्र के संबंध में उसके निर्णय किस आधार पर तय होते हैं या वो निर्णय किन कौन से तरीकों से लेता है। इसके अलावा रेडिकल विचारधारा यानी आमूलवादी विचारधारा आई। इसमें ये पूंजीवादी के विरोध में एक तरह से जो श्रमिकों के योगदान के बारे में अध्ययन किया जाने लगा कि किस तरह से कुछ जो आर्थिक दृष्टि से जो नियम तय किए जाते हैं वो सभी लोगों के लिए एक जैसे नहीं होते हैं और उसमें बदलाव होना चाहिए। और आगे है व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित जो सामाजिक नियम हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा करके उनको फिर से जो सार्वभौम नियम थे उनको बदलने का प्रयास करने का किया। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो मानव भूगोल में अलग अलग चरण रहे हैं विकास के, मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र रहे हैं वो लगातार बदलते रहे हैं और ज़्यादातर वो क्षेत्र के संदर्भ में जब मानव ने आगे विकास किया उसके संदर्भ में वो बहुत सारी बातों को शामिल करता चला गया। तो इसमें जो आरंभिक उपनिवेश युग रहा है उसमें ज़्यादातर अन्वेषण और विवरण पर विशेष अध्ययन किए गए। और उसके बाद आया उत्तर उपनिवेश युग जिसमें प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया गया कि कोई एक प्रदेश है वो अपने आप में संपूर्ण एक इकाई के रूप में काम करता है। इसके अलावा पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण इकाई के रूप में काम करते हैं और अपने ऊपर निर्भर हैं। लेकिन बाद में फिर क्षेत्रीय विभेदन की भी बातें आई जो ये कहता है कि नहीं एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कैसे अलग है, वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, मानव के विकास के कौन कौन से चरण हैं उसके आधार पर वो तय किए जाते हैं। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि दूसरा विकास का चरण है स्थानिक संगठन, फिर मानववादी, आमूलवादी या व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। ये भी अपनी बातें बताएं कि क्या हुआ। और उसके बाद भूगोल में उत्तर उपनिवेशवाद का युग आया जो बहुत सारे ऐसे नियम थे जो प्रकृति के साथ जोड़ करके उसको मानव समाज के ऊपर अपनाया जाता था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगे। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं उसको आपको जानना चाहिए कि मानव भूगोल के कौन कौन से उप क्षेत्र हैं जो जाने जाते हैं। तो मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल के माध्यम से व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम आपके सामने प्रस्तुत किए कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है और जो विषय क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है। इन सब को मिला करके हम आगे अध्ययन करेंगे कि अलग अलग इन विशेष जो क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तार से प्रकृति के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूरी पृथ्वी पर ये अलग अलग जो मानव भूगोल के क्षेत्र रहे हैं वो अपने कौन कौन से तकनीकों की सहायता से अध्ययन करते हैं।
धन्यवाद।